एसपी साहब अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे। तभी रास्ते में एक पुल पड़ता है और उस पुल के नीचे से नदी बह रही थी। अब उसके बाद एसपी साहब की गाड़ी उस पुल को क्रॉस कर देती है और जैसे पुल खत्म होता है तो उसके बाद एसपी साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी रोको, हमें कुछ काम है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है तो गाड़ी रुकते ही एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं और फौरन उस पुल पे उल्टा चढ़ने लगते हैं। इसके बाद ड्राइवर भी उनके साथ आने लगता है, लेकिन ड्राइवर को एसपी साहब वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ काम है, आप यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद एसपी साहब उस पुल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्होंने एक लड़की देखी थी जो पुल के ऊपर खड़ा होकर नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी और उसके चेहरे को देखने से लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ गलत करना चाहती है। एसपी साहब उस लड़की के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे लड़की, तुम यहां पर क्या कर रही हो। लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और जैसे ही वो एसपी साहब की आवाज सुनती है तो एकदम से उनसे बोल देती है कि आपको क्या मतलब है, मैं यहां पर चाहे कुछ भी करूं, मैं यहां पर खड़ी होकर पानी को बहते हुए देख रही हूं। इसके बाद एसपी साहब जो उसकी भावनाओं को भाप चुके थे वह उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या देख रही हो और तुम्हारे देखने और खड़े होने के तरीके से यह सब कुछ साफ साफ जाहिर हो रहा है। इस बात को सुनकर वह लड़की उनसे कह देती है कि आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। एसपी साहब उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ समस्या है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद वह लड़की एसपी साहब से साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मुझे इस संसार के किसी भी व्यक्ति पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। एसपी साहब पूरी तरह से उस लड़की के बारे में समझ चुके थे कि वो परेशान है और परेशानी के कारण वो गलत कदम उठाना चाहती है। तो एसपी साहब उसे बताते हैं कि मैं पुलिस का अधिकारी हूं और मैं तुम्हारी समस्या को सुलझा सकता हूं। इसके बाद लड़की को भी उन पर थोड़ा सा विश्वास हो जाता है और वह लड़की एसपी साहब को अपनी समस्या बताने के लिए तैयार हो जाती है। वह बताती है कि मेरा ना तो कोई रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए मेरे पास खाना है, मुझे काम भी चाहिए और काम के साथ साथ रहने के लिए घर भी चाहिए, उसके बाद मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। तो एसपी साहब उसे समझाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने खाने का दोनों तरह का इंतजाम करवा दूंगा और तुम्हें ऐसे कदम उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो वह लड़की एसपी साहब के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। एसपी साहब वहां से उसे पैदल पैदल लाते हैं और लाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जगह ले जाते हैं। वहां पर एसपी साहब के जानने वाला एक बिजनेसमैन व्यक्ति था, तो उसके यहां पर उस लड़की की जॉब की बात करने लगते हैं। उन्होंने रास्ते में उस लड़की से पूछ लिया था कि तुम कहां तक पढ़ी हुई हो, तो वह लड़की बता देती है कि मैंने बीए कर रखी है और उसके बाद की मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो एसपी साहब उस अपने दोस्त के पास उसकी नौकरी की बात कर लेते हैं और उसको वहीं पर नौकरी दिला देते हैं। उस लड़की का नाम था सीमा। सीमा वहां पे काम किया करती, पीजी के अंदर रहा करती और इसी तरह से थोड़े दिन और बीत जाते हैं। एसपी साहब और सीमा दोनों एक दूसरे से फोन पर लगातार बातें किया करते हैं और बातों ही बातों में एसपी साहब को आभास होने लगता है कि मुझे इस लड़की सीमा से प्यार हो गया है, क्योंकि सीमा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब इतने दिनों से बात करने के दौरान एसपी साहब को महसूस होने लगता है कि मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूं। तो इसके बाद एसपी साहब एक दिन मौका देखकर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और शादी करने के लिए पूछने लगते हैं, क्योंकि एसपी साहब की उम्र ज्यादा नहीं थी, 26-27 साल थी और उस लड़की की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, उस लड़की की भी उम्र 24-25 साल थी। तो दोनों हम उम्र थे। तो एसपी साहब अपनी शादी के लिए उससे बात करने लगते हैं, लेकिन सीमा उनसे मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब एसपी साहब इसका कारण पूछते हैं तो सीमा कहती है कि इसका कोई भी कारण नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब एसपी साहब बड़े ही परेशान होते हैं और सीमा से कहने लगते हैं कि सीमा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं करूंगा। इसके बाद सीमा बड़ी परेशान हो जाती है और एकदम से एसपी साहब से कह देती है कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो उसके बाद तुम मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश करोगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। सीमा उनसे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मेरी एक शर्त होगी कि तुम मुझसे कभी भी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछोगे। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब को थोड़ी सी हैरानी तो होती है, लेकिन वो सीमा से सच्चा प्यार किया करते थे तो वह इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा और मैं कभी भी तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पूछूंगा। इसके बाद एसपी साहब और सीमा की दोनों की शादी हो जाती है और यह बात जैसे एसपी साहब के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग भी बड़ा ही खुश होते हैं। सीमा और एसपी साहब भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहा करते हैं, एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद एसपी साहब की पोस्टिंग एक अलग जगह पर होती है, तो वहीं पर वो सीमा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एसपी साहब एक मॉल में कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं और वहां पर खरीदारी करने के बाद वहां से वापस आ जाते हैं। सीमा भी उनके साथ थी। सीमा घर के अंदर रहा करती है और एसपी साहब का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है। उसके बाद दूसरे दिन एसपी साहब को कुछ छोटा मोटा सामान लेना था,
तो वह अकेले ही उस मॉल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद एक व्यक्ति उन्हें मिलता है। वह एसपी साहब को रोककर उनसे कहने लगता है कि साहब, जो कल लड़की आपके साथ घूम रही थी वो लड़की कौन है। इस बात को सुनकर एसपी साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैंने इसको ये बता दिया कि वो मेरी पत्नी है तो उसके बारे में कोई भी सच्ची बात ये नहीं बताएगा, क्योंकि एसपी साहब ने फिलहाल वर्दी पहन रखी थी तो इसे डर लगेगा कहीं एसपी साहब उसकी खातिरदारी ना कर दे। तो इसी वजह से वो कहता है कि नहीं, वो तो मेरी दोस्त थी और ऐसे ही हम दोनों एक साथ आ गए थे। उसके बाद वो व्यक्ति उनसे कहने लगता है कि साहब, आप इस औरत के साथ मत घूमा करो, ये बहुत ही खराब औरत है। तो वो कहता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि इसके मामा हमारे ही गांव में हैं और ये हमारे ही गांव में पली बड़ी थी, लेकिन वहां पर ये अपने बुरे चरित्र की वजह से चारों तरफ बदनाम हो गई थी और इसी वजह से घर से भाग गई थी। अब ये कहां पर रहती है आप मुझे बता दीजिए। लेकिन एसपी साहब उसे चुप करा देता है, कहता है कि अब इस बात के बारे में तुम किसी से कुछ भी बात नहीं करोगे। इसके बाद एसपी साहब वहां से चल देते हैं और रास्ते में आते हुए सोचते रहते हैं अपनी पत्नी के बारे में और सोचते हैं कि इसी वजह से इसने मुझसे कहा था कि आप मेरे अतीत के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करोगे। तो वह तय कर लेते हैं कि आज घर जाने के बाद मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा उसके अतीत के बारे में, क्योंकि उस व्यक्ति ने सीधा सीधा उसकी पत्नी को कैरेक्टरलेस कह दिया था और इस बात का उसे बड़ा ही दुख था, क्योंकि उसने उससे प्यार किया था लेकिन उसकी पत्नी ने उसे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। इसके बाद वह घर जाते हैं। अब घर जाते ही एसपी साहब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है, लेकिन तभी एसपी साहब अपनी पत्नी को चरित्रहीन कह देते हैं। अब इस बात को जैसे उसकी पत्नी सीमा सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो मुझसे। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि तुमने मुझे अपने अतीत के बारे में जानने से मना किया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा मिला है जिसको सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है और इसी वजह से तुमने अतीत के बारे में जानने से मुझसे मना किया था। अगर तुम ऐसी नहीं हो तो इस बात को साबित करो। अब इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी सीमा थी वो एकदम से परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सीधा अपने कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर से अपना बैग पैक करती है। बैग पैक करने के बाद वो एसपी साहब के पास आती है और उन्हें बैग खोलकर दिखाते हुए कहती है कि देख लीजिए, आपके घर से कोई भी आपका कीमती सामान नहीं लेकर जा रही हूं। और उसके बाद सीमा की आंखों में आंसू थे और वह वहां से जाने लगता है। अब एसपी साहब उसकी तरफ देखता तो है लेकिन उसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी वही बातें घूम रही थी जो उस मॉल वाले व्यक्ति ने उनको बताई थी। अब सीमा जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह अपने पति को देखते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद 2-3 दिन तक तो एसपी साहब उसी गुस्से में बैठे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बारीकियों को समझने लगते हैं और समझते हुए उनको शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। तो उसके बाद वे जानना चाहते हैं अपनी पत्नी के अतीत के बारे में। इसी वजह से एसपी साहब अपने घर से जाते हैं और सीधा उसी मॉल में उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं अपनी पत्नी के बारे में खोद खोद कर। वह पूछते हैं कि जिस महिला के बारे में तुम बता रहे थे उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो, जो कुछ भी जानते हो डिटेल में मुझे बताओ। अब वह लड़का भी सारी कुछ बातें उसको बताने लगता है और उस लड़के के अनुसार जो बातें भी उसने सुनी थी उन बातों को सुनने के बाद ये साफ साफ सिद्ध हो रहा था कि उसकी पत्नी कैरेक्टरलेस है। इसके बाद उस व्यक्ति से जगह के नाम पूछता है कि कहां पर उसके मामा हैं और कहां पर वो पैदा हुई थी। तो वह लड़का उसे बता देता है और कहता है कि साहब, मैं उसके पड़ोस में ही रहा करता था। इसके बाद एसपी साहब वहां से चल देते हैं और सीधा अपनी पत्नी सीमा के गांव में पहुंचते हैं जहां पर वो पैदा हुई थी। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है अपनी पत्नी के बारे में। लोग बताते हैं कि हाँ, वो लड़की का जन्म इसी गांव में हुआ था, लेकिन उसके जन्म के 4 साल बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद उसको उसकी नानी अपने घर ले गई थी। उसके बाद एसपी साहब उसके मामा के यहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसियों से पूछने के बाद उन्हें पता लगता है कि जब तक उसकी नानी ने उसको यहाँ पर रखा था तो वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे उसकी नानी की मौत हो गई थी तो उसके बाद उसके मामा मामी उसे परेशान करने लगे थे और बार बार टॉर्चर किया करते थे। सीमा को पढ़ाई भी उसकी नानी ने ही करवाई थी और जब सीमा के फाइनल ईयर होने वाला था तो उस समय पर उसकी नानी की मौत हो गई थी। इसी वजह से सीमा बीए पास थी, लेकिन उसके बाद उसके मामा मामी उसकी एक लड़के से शादी करवाने लगे थे जो लड़का उम्र में सीमा से दोगुना था, यानी कि सीमा 22 साल की थी और वो लड़का 44 साल का था। अब इसके बाद सीमा अपने मामा मामी से मना कर देती है, लेकिन धीरे धीरे सीमा के मामा मामी उसे परेशान करने लगते और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, लेकिन 1 साल बाद एक दिन उसके मामा मामी जबरदस्ती उसकी शादी उस लड़के से करवाने की कहने लगते हैं, लेकिन तभी सीमा अपने घर से भाग जाती है और यह बात
एसपी साहब को उस गांव की एक महिला से सुनने को मिली थी जो सीमा के घर के पास ही रहा करती थी। अब इसके बाद एसपी साहब उस महिला से पूछने लगते हैं, कहते हैं कि मैंने तो इसके बारे में कुछ और ही सुना था, एक लड़का मुझे मिला था उस जगह पर, उस मॉल में वो काम किया करता है और कह रहा था कि वो लड़की बड़ी ही कैरेक्टरलेस है और उसके गांव में कई लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है, यहां तक कि वो तो उसके मामा के साथ भी उसके अवैध प्रेम प्रसंग बता रहा था और इसी वजह से वह अपने घर से भागी थी। तो वह महिला कहती है कि हो सकता है वो सतीश होगा। तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि ये सतीश कौन है और आप इतने यकीन से क्यों कह सकती हो कि वो सतीश होगा। तो वह महिला उससे पूछने लगती है कि वो काला सा था, उसके दांत बाहर निकले पड़े थे और ज़्यादा हाइट उसकी नहीं थी। तो एसपी साहब कहते हैं कि हाँ इसी तरह का होलिया था। तो वो कहती है कि हाँ वो सतीश ही था, वो एक नंबर का छिचोरा है और गाँव की लड़कियों पर गंदी निगाह रखा करता है और इसी वजह से वह अब गाँव से बाहर रहा करता है, क्योंकि गाँव के लोगों ने एक बार उसे बहुत ज़्यादा पिटाई लगा दी थी और पिटाई लगने के बाद वह गाँव से बाहर रहा करता है और वह सीमा को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। अब इसके बाद एसपी साहब को विश्वास हो जाता है, क्योंकि जब सीमा उस मॉल के अंदर गई थी और उसने उस लड़के को देखा था तो एकदम से सहमी सी हो गई थी। एसपी साहब को पूरा विश्वास हो गया था और विश्वास होने के बाद वह अपनी पत्नी को इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 6 महीने हो गए थे, लेकिन एसपी साहब को सीमा कहीं भी नहीं मिलती है। वह अपने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद भी लेता है इधर उधर के राज्यों में ढूंढने के लिए और दूसरे शहरों में ढूंढने के लिए, लेकिन सीमा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। अब वह थक हार कर अपने घर पर बैठ गया था और बैठा बैठा बहुत गहराई से कुछ बातों को सोच रहा था। वह उन पलों को याद कर रहा था जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे और कितनी खुशियां थी उनके घर में, लेकिन आज उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटा सा शक करने की वजह से उसकी पत्नी उससे बहुत दूर जा चुकी थी, जिसे वो चाहकर भी नहीं ढूंढ पा रहा था। इसके बाद दूसरा दिन होता और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही एसपी साहब अपना दरवाजा खोलते हैं तो उसके घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी को उठाकर एसपी साहब अपने घर के अंदर जाते हैं और सोफे पर बैठकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। जैसे एसपी साहब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो एकदम से भागे दौड़े एक मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद एसपी साहब मंदिर में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद अपनी पत्नी सीमा को इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं, लेकिन सीमा उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देती है और वह पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी के पास जाकर उनसे पूछने लगते हैं कि मेरी पत्नी सीमा है, शायद वो आपके पास होगी। उसके बाद पुजारी जी उसको लेकर उसकी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी का डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया था और डॉक्टर साहब ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। उसके बाद जो एसपी साहब थे वो एकदम से आकर अपनी पत्नी के पैरों को पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रो रो कर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि सीमा, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जब तुम चली गई थी तो उसके बाद मैंने जब तहकीकात की तो मुझे पता चला कि तुमको खामा-खा ही बदनाम किया गया था। मैं मॉल के अंदर एक व्यक्ति से मिला था और उस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ गलत जानकारी मुझे दे दी थी और उसी जानकारी की वजह से मैं तुम पर शक कर बैठा। मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद सीमा एसपी साहब से कहती है कि आपको मेरी कसम है, आपने अगर दोबारा से मुझसे माफी मांगी तो। एसपी साहब बैठ जाते हैं और बैठने के बाद सीमा से कहने लगते हैं कि सीमा, जब तुम्हारा कोई दोष ही नहीं था तो तुम उस टाइम पर भी मुझसे कह सकती थी, लेकिन तभी सीमा अपने पति से कहती है कि मुझे इन मुसीबतों को झेलने की आदत पड़ी हुई है। उस टाइम पर जब मैं नदी के किनारे खड़ी हुई थी उस टाइम पर भी मैं मुसीबत में थी और उससे पहले 2-3 बार भी मैं मुसीबतों को झेल चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में इस तरह से चलता रहता है, कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है। इसी वजह से मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। मैंने सोचा था कि ऊपर वाले ने अगर मुझे यहाँ पर भेजा है तो वही इस चीज़ का समाधान करेगा। उस दिन जब मैं आपके वहाँ से आ गई थी तो मैंने सोचा था कि आज भगवान जी से शिकायतें करूँगी और शिकायतें करने के बाद उनसे पूछूंगी कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो सब कुछ गलत मेरे साथ ही होता है। मैं मंदिर आई थी और मंदिर आने के बाद वह भगवान जी से जोर जोर से रो रो कर इन बातों को कह रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे जो पुजारी जी थे वो पूरी बातों को सुन लेते हैं और इन बातों को सुनने के बाद सीमा को हौसला देते हैं और कहते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मुझ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। तुम मेरी बेटी के समान हो और मैं तुम्हारी पिता बनकर तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। इसके बाद सीमा उन्हें बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और मैं तुम्हारी सभी तरह से मदद करूँगा। उसके बाद पुजारी जी उसे अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाकर रखने लगते हैं। सीमा बताती है कि मैं आपको चिट्ठी भी नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई। जब मैं डॉक्टर साहब के पास गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस डिलीवरी में थोड़ा सा खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है। तो हमारे प्यार की निशानी जो मेरे पेट में पल रही है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मरने के बाद ये मेरे प्यार की निशानी इधर उधर भटकती हुई फिरे।
अब इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब थे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने किए पर बार बार पछताने लगते हैं। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनको रोता हुआ देखकर सीमा उनको चुप कराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आपसे जो कुछ भी हुआ वो आपकी भूल नहीं थी, आपको बहकाया गया था और उन बातों में चलने के बाद आपने ये सब कुछ किया था, तो आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब एसपी साहब सीमा को मनाकर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वहां पर बार बार इन बातों को सोच सोच कर लज्जित हुआ करते हैं और सीमा से माफी मांगा करते हैं। उसके बाद सीमा भी उनसे कह देती है कि अगर आप इस तरह से करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहने वाली। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ डिलीवरी का समय आ जाता है। डिलीवरी के समय पर एसपी साहब को डर लगता है, लेकिन एसपी साहब वहां के बेस्ट हॉस्पिटल में सीमा को ले जाते हैं और डॉक्टरों को हिदायतें देते हैं कि मेरा बच्चा और जच्चा दोनों ही ठीक रहने चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन से डिलीवरी हो जाती है और बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। एसपी साहब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहा करते हैं और इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। दोस्तों, ये थी कहानी एक एसपी साहब और एक लड़की सीमा की। सीमा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और लास्ट में जाकर उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा। आप क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में एसपी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको पहले बात की तह तक जाना चाहिए था और उसके बाद ही अपनी पत्नी पर उंगली उठानी चाहिए थी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।